फिल्म का आगाज होता है प्राचीन मिस्र से, थेब्स के शहर से, जो कि तकरीबन 1290 ईसा पूर्व का दौर है। हम देखते हैं कि एक वॉइस ओवर चल रहा है जो हमें बताता है कि मिस्र में फिरौन के दरबार में एक शक्तिशाली पुजारी था जिसका नाम इम्होतेफ था। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि इम्होतेफ और फिरौन की मालकिन एंक-सुनामुन के दरमियान एक गुप्त प्रेम संबंध चल रहा है। हम देखते हैं दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ अंतरंग पल साझा कर रहे हैं और एंक-सुनामुन के जिस्म पर कुछ खास बॉडी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अचानक फिरौन का एंट्री होता है चैम्बर में। फिरौन को शक हो जाता है और वो सीन को देखता है। इम्होतेफ जल्दी से एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। एंक-सुनामुन, जो कि बहुत बहादुर और समर्पित है, फिरौन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है, लेकिन गार्ड्स आ जाते हैं। एंक-सुनामुन को पता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो अपने आप को छुरे से मार लेती है ताकि इम्होतेफ बच सके। हम अब देखते हैं कि इम्होतेफ और उसके पुजारियों एंक-सुनामुन की मम्मीकृत बॉडी को हमुनाप्तरा ले जा रहे हैं, जो कि एक प्राचीन दबी हुई नगरी है जिसे सिटी ऑफ द डेड भी कहा जाता है। यहाँ पर इम्होतेफ एक निषिद्ध अनुष्ठान करता है। वो ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करता है और बुक ऑफ द डेड को पढ़ता है ताकि एंक-सुनामुन को वापस जिंदा कर सके। हम देखते हैं कि अनुष्ठान शुरू हो जाता है और एंक-सुनामुन की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आने लगती है, लेकिन उसी वक्त फिरौन के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और अनुष्ठान को रोक देते हैं। उन्होंने इम्होतेफ और उसके पुजारियों को पकड़ लिया है। एंक-सुनामुन की बॉडी को वापस मम्मीकृत कर दिया जाता है और उसकी आत्मा को एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड भेज दिया जाता है। इम्होतेफ के पुजारियों को जिंदा जलाया जाता है और हम उनकी चीखें सुन सकते हैं, लेकिन इम्होतेफ के लिए सबसे बुरी सजा तय की गई है। इम्होतेफ को होम डाई दी जाती है, जो कि सबसे बदतर श्राप है। उसकी जीभ काट दी जाती है, उसके जिस्म को कपड़े में लपेटा जाता है और फिर उस पर मांस खाने वाले स्कारब बीटल्स डाल दिए जाते हैं जो कि जिंदा हैं। हम देखते हैं कि ये स्कारब बीटल्स उसके जिस्म में घुस रही हैं। इम्होतेफ की बॉडी को एक सार्कोफेगस में बंद कर दिया जाता है और उसके साथ बुक ऑफ द डेड भी रख दी जाती है। उसको हमुनाप्तरा में दफन कर दिया जाता है। वॉइस ओवर बताता है कि अगर इम्होतेफ को कभी उठाया गया तो वो एक वॉकिंग प्लेग बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। फिरौन के गार्ड्स, जो मेदजई कहलाते हैं, वहां पर हमेशा गार्ड करने के लिए रह जाते हैं ताकि कोई भी इम्होतेफ को न उठा सके। हम एक बैटल सीन देखते हैं जहां फ्रेंच फॉरेन लेजियन तुआरग योद्धाओं के साथ लड़ रही है। हमुनाप्तरा के खंडहरों में विस्फोट हो रहे हैं, गोली चल रही है और बहुत खराब हालत है। हम एक अमेरिकी सैनिक को देखते हैं जो कि बहुत बहादुर है। उसका नाम है रिक ओकॉनेल। रिक अपने साथियों के साथ लड़ाई कर रहा है, लेकिन हालत बहुत बुरी है। उसके कमांडर और दूसरे सैनिक मरते जा रहे हैं। रिक और उसके कुछ साथी एक बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं और वहां से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति बहुत खराब हो जाती है। रिक को एहसास होता है कि वो लोग हार रहे हैं। वो देखता है कि उसका घोड़ा भाग रहा है, तो वो भी बिल्डिंग से भाग जाता है। बाकी सैनिक भी भागते हैं, लेकिन तुआरग योद्धा उनको मार देते हैं। रिक एक मूर्ति के नीचे से निकल जाता है और दूर भाग जाता है। हम देखते हैं कि हमुनाप्तरा वापस रेत में खो जाता है, जैसे ये कभी था ही नहीं। अब हम काहिरा, मिस्र में हैं। हम देखते हैं एक सुंदर लाइब्रेरी जहां बहुत सारी प्राचीन किताबें और स्क्रॉल्स हैं। एक युवा महिला जो कि चश्मा पहनी हुई है और बहुत उत्साही लग रही है, वो किताबों को व्यवस्थित कर रही है। उसका नाम एवलिन है और वो लाइब्रेरियन है, लेकिन वो असल में एक महत्वाकांक्षी मिस्र शास्त्री है जो प्राचीन मिस्र के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। हम देखते हैं कि वो कितनी अनाड़ी है। वो एक बुक शेल्फ से टकरा जाती है, फिर दूसरी से, और अचानक एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक के बाद एक बुक शेल्फ गिरने लगते हैं। एवलिन घबरा जाती है और देखती है कि सब कुछ तबाह हो रहा है। लाइब्रेरी के क्यूरेटर डॉ बे, जो कि बहुत सख्त और गुस्सैल लगते हैं, वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी में अराजकता है। वो एवलिन पर बहुत गुस्सा होते हैं। एवलिन माफी मांगती है, लेकिन डॉ बे उससे सुनता नहीं। एवलिन उनको बताने की कोशिश करती है कि वो असल में उपयोगी है और प्राचीन भाषाएं पढ़ सकती हैं। फिर हम एवलिन के भाई जोनाथन को देखते हैं, जो कि एक बेफिक्र, लापरवाह और थोड़ा शरारती टाइप का किरदार है। वो एवलिन से मिलने आता है और बहुत उत्साहित है। वो उससे एक प्राचीन बॉक्स दिखाता है जिस पर हायरोग्लिफिक्स लिखी हुई हैं और कहता है कि उसने ये चोरी की है, मतलब उधार लिया है। जोनाथन एवलिन से अनुरोध करता है कि वो इस बॉक्स को देखकर बताए कि ये क्या है। एवलिन बॉक्स को सावधानी से जांचती है और हायरोग्लिफिक्स को पढ़ने की कोशिश करती है। वो एहसास करती है कि ये कुछ खास है और ये हमुनाप्तरा से संबंधित है। जोनाथन उससे एक नक्शा भी दिखाता है जो उसने बॉक्स के साथ पाया था। एवलिन बहुत उत्साहित हो जाती है, जहाँ के बारे में विद्वान सिर्फ सुनकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई उसकी सटीक लोकेशन नहीं जानता। एवलिन जोनाथन से पूछती है कि उसने ये चीजें कहाँ से ली हैं। जोनाथन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर बताता है कि उसने एक नशे में धुत अमेरिकी से कार्ड गेम में ली थी, जो कि अभी जेल में है
और उसे कल फांसी होने वाली है। एवलिन तुरंत फैसला करती है कि उन्हें उस अमेरिकी से मिलना चाहिए क्योंकि वो ही हमुनाप्तरा तक पहुंचने का रास्ता है। वो डॉ बे से बात करती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो लोग एक अभियान पर जाएं हमुनाप्तरा। डॉ बे पहले मना करते हैं, लेकिन एवलिन बहुत दृढ़ है। वो कहती है कि अगर वो हमुनाप्तरा में बुक ऑफ अमुन-रा मिल गई तो ये मिस्र की इतिहास के लिए बहुत बड़ा खोज होगा। हम अब जेल में पहुंचते हैं। यहाँ हालत बहुत खराब है, गंदा है और कैदी बहुत कष्ट झेल रहे हैं। वार्डन जो कि भ्रष्ट और लालची है, वो कैदियों को यातना दे रहा है। रिक ओ'कॉनेल को हम जेल सेल में देखते हैं। वो थोड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए है और थोड़ा खुरदुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वासी है। उसको पता है कि कल उसकी फांसी है। एवलिन और जोनाथन जेल आते हैं। फिर वो रिक से मिलने के लिए जाते हैं। जब एवलिन रिक को देखती है तो पहली नजर में ही वो थोड़ी नर्वस और असहज हो जाती है, लेकिन वो पेशेवर रहने की कोशिश करती है। रिक पहले तो उनको इग्नोर करता है, लेकिन जब एवलिन हमुनाप्तरा का नाम लेती है तो उसकी ध्यान मिल जाती है। रिक उनको बताता है कि हाँ, वो हमुनाप्तरा गया था 3 साल पहले और वो वहाँ का रास्ता जानता है। एवलिन उससे पूछती है कि अगर वो उन्हें वहाँ ले जा सकता है। रिक शुरू में रुचि नहीं दिखाता, लेकिन जब उसको पता चलता है कि कल उसकी फांसी है तो वो एक डील प्रस्तावित करता है। वो कहता है कि अगर वो लोग उसकी जान बचा लें तो वो उन्हें हमुनाप्तरा ले जाएगा। हम देखते हैं फांसी के दिन का सीन। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं फांसी देखने के लिए। रिक को गैलॉज तक ले जाया जा रहा है। हैंगमैन नूज रिक के गले में डालता है। फिर जैसे ही फांसी शुरू होने वाली होती है, एवलिन तेज आवाज में कहती है कि फांसी रोको। वो दस्तावेज दिखाकर बताती है कि रिक को रिहा करना है। वार्डन बहुत नाराज होता है क्योंकि वो रिक को मारना चाहता था, लेकिन वो कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकता। रिक को रिहा कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद रिक थोड़ा एवलिन और जोनाथन से अजीब सा है, लेकिन आभारी भी। एवलिन उसे बहुत सारी निर्देश देती है और बताती है कि उनका डील क्या है। रिक सहमत होता है। वो लोग यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। हम अब देखते हैं कि एक और ग्रुप भी हमुनाप्तरा जाने की प्लानिंग कर रहा है। ये अमेरिकी हैं जो कि खजाने के शिकारी हैं और बहुत लालची लगते हैं। उनका लीडर एक आत्मविश्वासी और घमंडी व्यक्ति है। इस ग्रुप में एक मिस्र शास्त्री भी है जो कि एवलिन की प्रतिद्वंद्वी है। उनके पास भी उसी नक्शे की एक कॉपी है जो जोनाथन ने कार्ड गेम में जीता था। रिक एवलिन और जोनाथन के साथ है और वो लोग नदी के जहाज पर जा रहे हैं जो उन्हें हमुनाप्तरा के करीब ले जाएगी। जहाज पर हम देखते हैं कि रिक और एवलिन का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। एवलिन बहुत बातूनी है और वो रिक को मिस्र के इतिहास के बारे में बताती रहती है। रिक उसे दिलचस्प लेकिन उबाऊ दोनों लगता है। जहाज पर ही अमेरिकियों का ग्रुप भी है जो भी हमुनाप्तरा जा रहा है। अचानक रात को जहाज पर हमला होता है। ये मेदजई योद्धा हैं जो पारंपरिक वेश में हैं। वो जहाज पर हमला करते हैं और लोग भागने लगते हैं। जहाज में आग लग जाती है। रिक, एवलिन और जोनाथन कूदकर पानी में चले जाते हैं और किसी तरह बीच तक पहुंचते हैं। दूसरे लोग भी बच जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सब लोग रेगिस्तान में ऊंटों पर यात्रा कर रहे हैं। रेगिस्तान में गर्मी बहुत है। एवलिन को ऊंट चलाना नहीं आता तो वो संघर्ष करती है और थोड़ा मजेदार भी लगता है। रिक कभी कभी उसकी मदद करता है। जोनाथन शिकायत करता रहता है गर्मी और असुविधा के बारे में। हम देखते हैं कि खंडहर बहुत विशाल और प्रभावशाली है। ये एक प्राचीन नगरी है जो ज्यादातर रेत में दबी हुई है। दोनों ग्रुप अपने अपने कैंप सेटअप करते हैं। रिक एवलिन और जोनाथन को बताता है कि सुबह वो खंडहरों में जांच करेंगे। रात को कैंप फायर के पास बैठकर एवलिन उत्साहित है और कहती है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर है। रिक उसे थोड़ी चेतावनी देता है कि सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये जगह खतरनाक है। अब खुदाई शुरू होती है। अमेरिकन अपनी एक जगह पर खुदाई लगाते हैं और ईवी और जोनाथन अपनी अलग जगह पर। रिक साथ घूमता है लेकिन उसकी नजर हमेशा खतरों पर है। हम देखते हैं कि जमीन के नीचे गुजरते हैं, गहरे अंधेरे रास्ते हैं। ईवी इस पूरी जगह को एक इल्म की नजर से देखती है। वो हर नक्श, हर तहरीर को पढ़ने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी एक्साइटमेंट है जो डर से ज्यादा है। अमेरिकन को खुदाई में कुछ मिलता है, कुछ ऐसे लोहे वाले बर्तन जिन्हें कैनोपिक जार्समन कहा जाता है। ये हमारे लिए यहाँ समझना जरूरी है कि ये जार इम्होतेब की जिंदगी से जुड़ी है, लेकिन हम अभी इसके डिटेल्स में नहीं जाते। और फिर ईवी को कुछ मिलता है। ईवी को एक काला और बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। यह बुक ऑफ द डेड वन है, लेकिन रिक इसे रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यह खतरा है। ईवी रिक की बात को थोड़ी देर के लिए सुनती है, लेकिन फिर भी किताब साथ ले आती है। हम देखते हैं कि ईवी कैंप में बैठी किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। वो बुक ऑफ द डेड खोलती है। अंदर के नक्श और तहरीर देख के
ईवी की आंखों में एक रोशनी आती है। वो पढ़ना शुरू करती है। आवाज निकलती है, अल्फाज होते हैं कदीम मिस्र की भाषा में, कुछ ऐसे अल्फाज जो उन जमानों में एक खास मकसद के लिए लिखे गए थे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ईवी पढ़ती है, करीबी जमीन कांपने लगती है और तब होता है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं बहुत गहराई में ताबूत के अंदर कुछ हिलता है। हम देखते हैं कि एक हाथ जो हजारों साल से नहीं हिला, अब धीरे धीरे हिल रहा है। इम्होतेब 3000 साल के बाद जाग उठा है और ये बिल्कुल वो नहीं है जो हम किसी इंसान में देखते हैं। और उसके होंठों पर वही अल्फाज हैं जो वो हजारों साल पहले बोल रहा था, अंक सुनामु नवाज का नाम। रेत ज्यादा उड़ने लगती है। कैंप में सोने वाले लोग जाग जाते हैं। रिक फौरन अपनी गन उठा लेता है। उसकी आंखों में एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर की अवेयरनेस है। ईवी किताब बंद कर देती है, लेकिन जो शुरू हो चुका था वो बंद नहीं होता। हम अब एक एक करके देखते हैं कि अमेरिकन मुसाफिर क्या करते हैं। स्कैरब बीटल्स, वही काले कीड़ों का रेला जो इम्होतेब पर डाला गया था सजा के तौर पर, अब भी इंजारों के अंदर बंद थे और अब वो आजाद हैं। अब हम सीन में देखते हैं कि आर्दत बेयान, वही मेड्जाई लीडर, वापस आता है। इस बार वो ज्यादा सीरियस नजर आता है। वो साफ कह देता है कि किसी ने बुक ऑफ द डेड इनसे पढ़ के एक बहुत बड़ा खतरा जगा दिया है। आर्दत के चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी घबराहट है जो इससे पहले नहीं थी। वो इतना सीरियस था कि यह देखते ही सबको एहसास हो जाता है कि मामला कुछ गहरा है। अब वक्त आ गया है कि सब वहाँ से वापस चलें। अमेरिकन अपनी चीजें लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमुनाप्तरा एक ऐसी जगह नहीं रही जो खुश दिखती थी। रेत के तूफानों में आवाजें आती हैं। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आ रहा हो और अब भी अंदर है। फिर एक अमेरिकन मुसाफिर के साथ कुछ होता है। हम देखते हैं कि एक कमरे में वो अकेला है और अचानक कुछ नजर आता है, कुछ अंधेरा, कुछ अजीब। वो घबरा के भागना चाहता है लेकिन नहीं भाग सकता। हम पूरी डिटेल नहीं देखते फिल्म में ये सीन कितने ग्राफिक है, लेकिन हम समझते हैं कि जो चीज भी वो है, उसने इस आदमी को कुछ कर लिया। जब बाद में इसे ढूंढा जाता है तो वो एक बिल्कुल खाली खोल की तरह होता है। उसकी आंखें और उसकी जुबान गायब हो चुकी है। हम देखते हैं इस सीन में बाकी लोगों के चेहरों पर एक ऐसी दहशत आती है जो खालिस खौफ है। वो जो चीज यह कर रही है, इम्होतेब है, वो धीरे धीरे रिजनरेट हो रहा है। हर उस शख्स को जिसे वो छूता है उससे कुछ लेकर अपना अपना जिस्म बना रहा है। मिस्र की पुरानी किताबों में लिखी 10 बलाएं, जैसे मक्खियां, तारकोल, पानी का खून बनना, ये सब एक एक करके शुरू होने लगते हैं। अब हम वापस हमुनाप्तरा में जाते हैं, जहां रिक, ईवी, जोनाथन और जो अमेरिकन बचे हैं सब घबराहट में हैं। रिक का प्लान है कि वो फौरन निकल चले, लेकिन ईवी पूरी तरह जानती है कि वो क्या करके आई है। उसके चेहरे पर गिल्ट और घबराहट दोनों हैं। वो जानती है कि उसे बुक ऑफ द डेड पढ़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब एक अमेरिकन मुसाफिर मजीद मार जाता है और दूसरा बुराई में गिर जाता है, तब सब समझ जाते हैं कि जो चीज वो है वो सिर्फ वहां नहीं है, वो उन्हें ढूंढ रही है। क्योंकि इम्होतेब को इन लोगों में से पूरा खाना है, पूरी तरह से जिंदा होने के लिए, और उसी में वो एक और चीज ढूंढ रहा है, अंक सु नामुना। एक रात के सीन में हम देखते हैं कि इम्होतेब की आवाज आती है, एक गूंजाती हुई भारी आवाज। वो ईवी को देखता है और जिस लम्हे इम्होतेब की नजर ईवी पर पड़ती है, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो रिकॉग्निशन का एक्सप्रेशन है। वो ईवी में कुछ ऐसा देखता है जो अंक सुनामुन से मिलता जुलता है। इस वक्त ईवी के आसपास जो लोग हैं सब डर के पीछे हट जाते हैं। अब सब लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। आर्दत बेबी अब उनके साथ खड़े हैं, पहली बार ओपनली। आर्दत के चेहरे पर अभी भी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अब एक नया एलिमेंट है। वो इनके साथ है क्योंकि वो समझता है कि इन्हें हेल्प की जरूरत है। रिक, ईवी, जोनाथन और आर्दत एक दूसरे के साथ प्लान्स शेयर करते हैं। हम देखते हैं कि ईवी ने बुक ऑफ द डेड बुल से पढ़ के इम्होतेब को जगाया था और शायद इसी किताब में इसका कोई ताल्लुक भी हो। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक एक करके अमेरिकन का सफाया हो रहा है। इम्होतेब उन्हें ढूंढ रहा है, उन्हें खा रहा है और खुद को रिस्टोर कर रहा है। हर बार जब वो एक इंसान को तख्त करता है, वो थोड़ा और ज्यादा इंसानी शेप में आ जाता है। ये एक बहुत ही मुभूत तकलीफ देह प्रोसेस है देखने में। एक सीन में रिक एक कमरे में इम्होतेब से टकरा जाता है। हम देखते हैं कि अब इम्होतेब बहुत हंसा और तराशा हुआ लगता है। वो ज्यादा इंसान जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम देखते हैं कि बेनी इस सब में इम्होतेब की मदद कर रहा है। बेनी ने इम्होतेब के साथ एक डील की है। वो इम्होतेब की मदद करेगा और इसकी वजह से इम्होतेब उसे बचाए रखेगा। बेनी के चेहरे पर एक ऐसी कमजी नजर आती है जो डर से जन्म लेती है। वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन उसे अपनी जान अजीज है, तो वो इम्होतेब का हाथ बनने वाला था। अब एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन आता है। इम्होतेब ईवी को किडनैप कर लेता है
ये एक बहुत तेज और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है, लेकिन वो जा चुका होता है। रिक के चेहरे पर एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन और फिक्र आती है जो उससे पहले हमने नहीं देखी थी। ये वो लम्हा है जब हम समझते हैं कि रिक के लिए ईवी सिर्फ एक क्लाइंट नहीं रही। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इम्होतेब ईवी को एक खास जगह लेके गया है, हमुनाप्तरा के नीचे की एक गहरी जगह में, जहां अंक-सुनामुन का जिस्म रखा हुआ था। वो चाहता है कि अंक-सुनामुन की रूह ईवी के जिस्म में डाल के अपनी महबूबा को वापस लाए। ये रिचुअल शुरू करने से पहले ईवी को एक जगह बंद कर दिया जाता है। ईवी के चेहरे पर डर है, लेकिन वो कोशिश करती है कि अपना आप संभाले। रिक, जोनाथन और आर्दित अब ईवी को ढूंढ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई का वक्त है। हमुनाप्तरा के गलियारों में ये लोग घूमते हैं। रिक के हाथ में गन है और वो हमेशा आगे होता है। जोनाथन थोड़ा पीछे है और आर्दित उन दोनों के दरमियान। एक इम्पोर्टेंट सीन में हम देखते हैं कि आर्दित रिक और जोनाथन को कुछ बता रहा है कि मेदजाई कई सदियों से हमुनाप्तरा की हिफाजत करते आ रहे हैं और ये उनकी जिंदगी का मकसद था कि इम्होतेब कभी न जागे। अब जो हो गया है उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर है जो आए। लेकिन आर्दित के चेहरे पर इस वक्त ब्लेम का इजहार नहीं, सिर्फ एक पुरानी थकान और एक नया अज़्म है कि अब जो भी हो इसे खत्म करना है। हम अब देखते हैं एक सीन जहां इम्होतेब की ताकत पूरी तरह दिखाई देती है। वो पूरी मिस्र की रूह को बुलाता है। वो रेतों का तूफान खड़ा कर सकता है। वो प्लेग्स को कमांड कर सकता है। वो एक ऐसे आदमी की सूरत में नजर आता है जो कुछ खोया हुआ है और बहुत गहरों में दफन कुछ पाना चाहता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी तकलीफ है जो हजारों साल की है, लेकिन उसमें एक बर्बाद करने वाली जिद भी है। हमुनाप्तरा के अंदर रिक आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां ईवी है। वो उस कमरे में जाता है और ईवी को देख के उसकी तरफ भागता है। ये एक बहुत ही इमोशनल लम्हा था। ईवी ठीक है अभी तक, लेकिन इम्होतेब भी वहां है। इम्होतेब और रिक के दरमियान एक सीधा मुकाबला होता है। इम्होतेब अपनी ताकतवर कौवतों से रिक को दूर फेंक सकता है। ये एक ऐसा मुकाबला है जहां रिक की कोई फिजिकल चीज इम्होतेब को रोक नहीं सकती, लेकिन रिक नहीं हारता। इसी दरमियान जोनाथन एक काम करता है जो फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। जोनाथन ने पहले से ही बुक ऑफ अमून-रा ढूंढ ली थी, वही सोने की रंगीन किताब जो बेनी ने छुपाई थी। ईवी जोनाथन को बताती है कि कौन कौन से अल्फाज पढ़ने चाहिए। जोनाथन, जिसकी तरफ से कॉमेडी होता रहता था, अब एक सीरियस काम करने की कोशिश में लगता है। वो पढ़ना शुरू करता है और उसकी आवाज कांपती है, लेकिन वो रुकता नहीं। इम्होतेब जो ईवी की तरफ बढ़ रहा था वो रुक जाता है। वो फील करता है कि कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर एक बार खौफ आता है, वही खौफ जो एक 3000 साल पहले ताबूत में बंद होने से पहले था। अल्फाज पढ़े जाते हैं और इम्होतेब की ताकत धीरे धीरे खाली होने लगती है। वो फिर से वो हो जाता है जो था, एक फानी इंसान। और इसी लम्हे रिक अपनी तलवार उठाता है। इम्होतेब रिक की तरफ घूमता है और अब उसके चेहरे पर वो पहले वाला घमंड नहीं है। वो एक बार फिर कुछ बोल रहा है, अंक-सुनामुन का नाम, जैसे वो आखिरी बार भी उससे याद कर रहा हो। फिर रिक उसे मार देता है, लेकिन हमुनाप्तरा अब नहीं थकाता। जैसे ही इम्होतेब खत्म होता है, पूरी इमारत हिलने लगती है, जमीन फटने लगती है, रेत अंदर आने लगती है। ये सारा शहर जो 3000 साल से जमीन के नीचे था, अब और नीचे जाने लगा। रिक ने ईवी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों भागने लगते हैं। जोनाथन भी भाग रहा है। वो सब बाहर निकलते हैं। हमुनाप्तरा पूरी तरह जमीन में दफन हो जाता है। रेत ऊपर से आती है और जहां एक बड़ा किला था, वहां अब सिर्फ एक समान जगह है, खाली रेत। कोई निशान नहीं, कोई साया नहीं, जैसे था ही नहीं कभी। ये सब हो गया तो रिक और ईवी एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ठीक हैं, दोनों जिंदा हैं, दोनों के चेहरे थके हुए हैं गार से और धूप से, लेकिन चेहरों पर एक ऐसी फीलिंग है जो नींद और चैन की फीलिंग है। ईवी मुस्कुराती है और रिक भी मुस्कुराता है। हम जोनाथन को भी देखते हैं। वो बाहर आया है, हाथ खाली हैं, खजाना नहीं मिला, पूरा सफर हुआ और हाथ खाली। जोनाथन के चेहरे पर एक बहुत ही फनी शर्त का एक्सप्रेशन है। रिक और ईवी कैमल्स पर बैठते हैं, जोनाथन भी, और वो चलते हैं। रेत के आमने सामने सूरज ढल रहा होता है। शहर नहीं है, दास्तान नहीं है,